Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। MA फाइनल राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मैं आज आपको आत्मरक्षण के सिद्धांत विषय पर बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का आत्मसंरक्षण का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत राज्यों की आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय अस्तित्व का अधिकार राज्यों का एक मौलिक अधिकार माना जाता है और प्रत्येक कानूनी व्यवस्था आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर आत्मरक्षा को लेकर कोई ऐसी कार्यवाही की जाए राज्य द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, तभी उसे विनिषिद्ध नहीं स्वीकार किया जाएगा, वो कानूनी रूप से सही माना जाएगा। क्योंकि यह आत्मरक्षण के लिए की गई कार्यवाही है। और इस संदर्भ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके चार्टर की धारा 51 में ये स्पष्ट भी है। अर्थात राज्य अपनी आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ये हुआ इसका अर्थ। परिभाषा के रूप में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि प्रोफेसर ओपनहेम ने अपने शब्दों में कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में वो बताते हैं कि आरंभ से ही यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक स्थिर रूप से माना गया नियम है कि एक राज्य को आत्मसंरक्षण के अधिकार के प्रयोग में अन्य राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार है। यद्यपि नियमतः सब राज्यों का नैतिक कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करें और एक दूसरे का उल्लंघन न करें, परंतु अपवाद स्वरूप आत्मसंरक्षण में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का उल्लंघन करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विनिषिद्ध नहीं है। ठीक है, ये यहाँ बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आत्मरक्षण का जो अधिकार है वो विनिषिद्ध नहीं है। ओपनहेम की इस परिभाषा के बाद हम थोड़ा आगे चलें तो स्पष्ट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फिर जब इस तरह की कार्यवाही है, जब हम अपनी सुरक्षा के लिए राज्य करते हैं तो उसके क्या कोई टाइप भी हो सकते हैं क्या सैनिक कार्यवाही है, युद्ध की परिस्थितियां हैं या कोई और स्थितियां विद्यमान हैं। तो इस संदर्भ में कुछ प्रकार विद्यमान है और इस प्रकार में पहला प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रत्यक्ष आक्रमण के विरुद्ध आत्मरक्षा। अर्थात कभी कभी आक्रामक कार्यवाही के मध्य आक्रामक राज्य है वो क्या करता है, सैनिक कार्यवाही करता है। उस सैनिक कार्यवाही के प्रत्युत्तर में अपनी सुरक्षा के लिए जो कार्यवाही की जाए वो प्रत्यक्ष आक्रमण के विरुद्ध आत्मरक्षा का प्रकार कहलाता है। अर्थात इसमें जो ऐसा नहीं है कि आक्रमणकारी राज्य ने किसी राज्य पर आक्रमण किया, सैनिक कार्यवाही की और उसी सैनिक कार्यवाही के प्रत्युत्तर में की गई कार्यवाही प्रत्यक्ष आक्रमण के विरुद्ध आत्मरक्षा है। ठीक है, ये प्रथम प्रकार है। इसी में आप दूसरा प्रकार देख पा रहे होंगे, वो है कि आक्रमण की अप्रत्यक्ष धमकी के विरुद्ध आत्मरक्षा। यानी पहला तो हमने पढ़ा कि जो
आत्मरक्षा का जो प्रत्यक्ष कार्रवाई है उसके विरुद्ध किया गया। अब यहाँ पर है अप्रत्यक्ष धमकी के विरुद्ध। अप्रत्यक्ष धमकी के विरुद्ध से यहाँ तात्पर्य कि एक राज्य दूसरे राज्य को आक्रमण की धमकी दे रहा है। जिसे धमकी मिल रही है उसे ये लग रहा है कि पता नहीं कब आक्रमण हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो कार्यवाही, हालांकि केवल धमकी मिली है, कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को देखकर कार्यवाही करेगा तो भी उसकी निषिद्ध कार्यवाही उसकी गैर कानूनी कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। और इसका वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 51 में मिलता है। आप स्क्रीन पर एक और तीसरा प्रकार देख रहे होंगे और वो है मुनरो सिद्धांत। ठीक है, मुनरो सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो रहे हैं और उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक्चुअल में सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया था जब यूरोपियन शक्तियां जो थी वो उपनिवेशीकरण का कार्य कर रही थी। अतः इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने आत्मरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा कि अमेरिकी प्रदेश में किसी भी यूरोपियन शक्ति द्वारा भावी उपनिवेशीकरण का विषय अगर बनाया जाता है तो वो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। और तब से अब तक अमेरिका इस सिद्धांत को मानता रहा है। इसे हम मुनरो सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी में एक चौथा और अंतिम बिंदु आता है सामूहिक आत्मरक्षा। सामूहिक आत्मरक्षा से यह तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व सामूहिक आत्मरक्षा का सिद्धांत था, उसके प्रयोग के संबंध में सेना के द्वारा किया गया कार्य वैध माना जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद में बहुराष्ट्रीय सेनाएं हैं उनके द्वारा सामूहिक रूप से कार्यवाहियां की जाती रही हैं। और इस संबंध में आप बहुत सारे एग्जाम्पल विश्व स्तर पर देख सकते हैं। तो ये 4 सिद्धांत मैंने आपको बताया कि एक तो है प्रत्यक्ष कार्यवाही, दूसरा अप्रत्यक्ष कार्यवाही, तीसरा मुनरो सिद्धांत और चौथा हो गया सामूहिक आत्मरक्षण। ठीक है, इसी के साथ हम इसके नेचर पर भी बात करते हैं कि आत्मरक्षण के सिद्धांत की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के संबंध में ओपनहेम ने इसके 5 भाग बताए हैं। पहला भाग वो कहते हैं प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षण का अधिकार है। ठीक है, यानी ये हर हाल में उसके प्रकृति ये बताती है कि वो अपने आत्मरक्षण का अधिकार करेगा। दूसरा वो कहते हैं कि यह अधिकार आवश्यकता से उत्पन्न होने पर ही प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग मनचाहे रूप में किया जाए ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग तभी होगा जब इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि जिस राज्य के विरुद्ध इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है वह इसका प्रतिकार कर सकता है, यानी इसका उत्तर दे सकता है। इसके लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। इसी में चौथा पॉइंट वो कहता है कि आत्मरक्षण में किए गए कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है, फिर भी वे विधि का उल्लंघन है, उनका प्रतिकार किया जा सकता है और उनसे उत्पन्न हानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। इज इम्पोर्टेंट कि आत्मरक्षा के लिए आपने कार्यवाही की, हालांकि भी निषिद्ध नहीं है वो, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई, अब जिस पर कार्रवाई हुई उस राज्य की अगर क्षतिपूर्ति किसी रूप में हुई है तो वो उसकी मांग कर सकता है। ये उसकी चौथी प्रकृति है। और इसी की जो चौथी प्रकृति है, और इसमें आप स्क्रीन पर एक 5वीं प्रकृति भी देख पा रहे होंगे कि आत्मरक्षा की आवश्यकता तत्कालीन हो, घबराहट उत्पन्न करने वाली हो तथा उसके समानांतर अन्य कोई साधन न रह गया हो और विचार के लिए समय न हो। अर्थात इतनी सारे देखो कंडीशंस इसके साथ हो गई कि आत्मरक्षा की जो है तत्कालीन डिसीजन लिया जाए
उसमें थोड़ी सी उसमें घबराहट हो और उसके समानांतर यानी उसके वो प्रत्यक्ष कार्यवाही हो या अप्रत्यक्ष कार्यवाही हो, इसके बराबर और कोई साधन नज़र नहीं आ रहा हो और ना ही इसके लिए समय या टाइम की गुंजाइश हो, तो यह 5 प्रकार है। यानी आत्मरक्षण का अधिकार हो और दूसरा पॉइंट, वो अधिकार से उसका प्रयोग समय हो तो उसका प्रयोग हो। फिर वो कहते हैं कि इसका प्रतिकार हो सकता है, क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है और समय और कोई साधन अन्य उपलब्ध ना हो, घबराहट हो, जल्दबाजी में ये डिसीजन हो। ये 5 प्रकृतियाँ इसके अंतर्गत आपने देखी। तो ये ओपनहेम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की इन प्रकृतियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी के अंतर्गत हम एक और बात करते हैं कि आत्मरक्षा के कोई अप्रोचेस हैं क्या। अप्रोचेस के संबंध में प्रोफेसर ग्रोसियस जो हैं उन्होंने क्या किया है, हमारे सामने 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। और इस दृष्टिकोण में पहला जो दृष्टिकोण है वो प्राकृतिक दृष्टिकोण कहलाता है और दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण कहलाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो पहला दृष्टिकोण है यानी प्राकृतिक अधिकार दृष्टिकोण, इसके अंदर मनुष्य और राज्य को अपनी रक्षा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अर्थात वो इस अधिकार के अंतर्गत, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा है और आत्मरक्षण के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी में जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे बच्चों, वो है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि यदि कोई राज्य क्षति पहुंचाता है तो दूसरा राज्य क्षतिग्रस्त होने पर आत्मरक्षा के लिए कार्यवाही कर सकता है। यह हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच तो ये कि हमें अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग किया जाना है, और दूसरा ही ये है प्रैक्टिकल अप्रोच कि एक राज्य ने दूसरे राज्य पर कार्यवाही की है और उस प्रत्युत्तर में जो वो कार्यवाही करेगा वो आत्मरक्षण का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहलाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आत्मरक्षा को लेकर, जो यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। बाकी की बात मैं आपके साथ अगली क्लास में करूँगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।